हमको 2.5 से 3 घंटा चाहिए, थोड़ा सा समय हम ले लें, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आए और अपनी बात को रखने का काम करें। आदरणीय जी हमारे अयोध्या मंडल के मुख्य अधिकारी आदरणीय देव जी, मैं चाहता हूँ आपने जोरदार ताली लगा के जो नारे लगाइए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संत रमदास जी अमर रहे, संत रमदास जी अमर रहे, मनमोहन जी साहब अमर रहे, संत मनमोहन जी साहब अमर रहे, जय जियानी मायावती जी, जय जियानी मायावती जी। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज देश में समता ममता की बात करने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर महामानव रविदास जी को सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज दोस्तों, जो मुझे बताया गया था, हमारे साथियों ने बताया था कि आज यहाँ पर कौन सा सेक्टर, खजूरी सेक्टर में सेक्टर की मीटिंग होगी, तो हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन यह भी तय था कि महापुरुष की जयंती भी है। हमने कहा सौभाग्य होगा कि हम भी उसमें शामिल होंगे, अपने लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बात रखेंगे। आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिले के जिला सचिव आदरणीय रामराज गौतम जी, भाई श्री अनिल शर्मा जी, दूसरे हमारे रिश्तेदार हैं भाई पद्महन निषाद जी। अब पता नहीं ये मानते हैं कि इनको मानते, लेकिन मैं मानता हूं। हमारे मास्टर साहब, हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी और हमारे बड़े भैया यहाँ पे बैठे हमारे दाहिने पे, लेकिन वो दूसरी मीटिंग के लिए चले गए, भाई तिलकधारी गौतम जी, जिला ये विधानसभा के अध्यक्ष थे भाई विधानसभा राज बहादुर जी, चले गए यहाँ से दूसरी मीटिंग की तैयारी में। और मीडिया सेल के प्रभारी हमारे भाई विजय बहादुर जी नौजवान साथी हैं, हमारे तमाम साथी, हमारे ये पूर्व सेक्टर अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम बदराम रामफेर जी, हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी, सभी साथी जो बैठे हैं, इसमें तमाम साथियों का नाम लिखा है। कुछ लोगों का नाम पढ़ूंगा तो और कुछ लोगों का नाम नहीं पढ़ूंगा तो ये बुरा लगेगा। तो जितने लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर मैं आप सबका भी अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। भाई ये लाउड स्पीकर जो है, ये कह रहे थे भाई 3 घंटा, ये 2.5 मिनट भी नहीं बोलने देगा। ये लाउड स्पीकर जो है इतना तेज खींच रहा है कि ये 2.5 मिनट भी बोलने नहीं देगा। फिलहाल लाउड स्पीकर नहीं, हम लोग तो इतने लोग बैठे हैं, अभी आपस में बैठ करके बात विचार किया जा सकता है। साथियों, जो सेक्टर की मीटिंग थी वो अब हम किसी और दिन करेंगे। सेक्टर की बैठक सेक्टर अध्यक्ष, ये हम मीटिंग अब दूसरे दिन करेंगे और सेक्टर की मीटिंग होगी जिसमें सेक्टर के पदाधिकारी होंगे, हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, सेक्टर कमेटी के लोग होंगे, ये सारे लोग होंगे और अक्कर जाकर के ये सेक्टर की मीटिंग होगी। देखना हमको है माननीय बहन जी ने जो अभियान चलाया है पिछले गांव की ओर, हमें सेक्टर अपने जो पदाधिकारी हैं उनकी समीक्षा करनी है, चाहे वो सेक्टर कमेटी हो, चाहे बूथ कमेटी हो, चाहे हमारे जो भी पदाधिकारी है उसकी समीक्षा करके देखना है कि कौन साथी काम कर रहे हैं या कौन साथी थोड़ा शिथिल पड़ गए हैं या किसी अपने रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चले गए हैं या किसी कारण से दूसरे दलों में चले गए हैं, तो इनकी जगह पे हमें अपने दूसरे नौजवान साथियों को सहभागी बनाना है, उनको साथ लेना है, साथ लेकर के पार्टी का
कारवा आगे बढ़ाना है। लेकिन आज हम जब यहाँ पर आप सबको एक चीज, बच्चों बेटा तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ। आज जिनकी जयंती हम यहाँ मना रहे हैं, कितने लोग, कितने साथियों को पता है कि ये कई 100 साल पहले पैदा हुए थे? लगभग एक हमारे साथ मास्टर साहब ने यहां से पीछे से बोल दिया, भाई साहब आया के साथ ना ले। ये हमारे नौजवान जो खड़े हैं इधर पीछे, थोड़ा बेटा तुम लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इतने दूर क्यों खड़े हो? सबके पास, सबके आप लोगों के हाथ में वो बड़ी वाली मोबाइल, कौन मोबाइल कहते हैं? एंड्रॉइड मोबाइल। जो बड़ी वाली मोबाइल है, अगर उसमें, जिसमें आप लोग वो मान करके क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, अगर उसी गूगल से आप पूछते कि संत रविदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो वो गूगल जो सोखा है वो बता देता। लेकिन हम पूछने का प्रयास नहीं करते हैं, पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं, उसमें गाना सुनने का प्रयास करते हैं और नहीं। हाँ, कुछ बच्चे हमारे जो तेज हैं, कुछ हमारी बच्चियां जो तेज हैं, वो उस पर पढ़ाई का भी काम करती है। 1398 में, सब 1376 बता रहे हैं, 1376 में पैदा हुए थे। कितना साल हो गया? 646 हुआ, 14, 26, 2, 22, लगभग 800 साल हो गया। कितना? लगभग 800 साल हो गया इस महापुरुष को और पृथ्वी में। अभी हमारे पतिराज जी बता रहे थे कि कहां पैदा हुए थे, बनारस में। और नाम तो सभी लोग जानते हैं। कहीं कहीं कुछ जगहों पर, जैसे पंजाब वगैरह में, वहां कम पूजा होती है, अपने यहाँ कम पूजा होती है, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा पूजा होती है। और जिन महापुरुष के आज कारवा, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, माननीय कांशीराम साहब, उनकी भी जात देखी। ये कहा जाता था ये रबगसिया चमार है पंजाब के। क्या ये आज हमारे यहाँ तो कम है, हम लोग कम इनको मानते हैं, लेकिन आज पंजाब में जो पूजा होती है, इनके सोने की पालकी बना करके इनको पालन में झुलाया जाता है। कहां पर? पंजाब में, बनारस में, राजस्थान में। लेकिन दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा कुछ भटक रहे हैं। भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? बोलिए, भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे हैं? और आजकल हम लोग दर्शन जहां जाना चाहिए था करने, वहां हम नहीं जाते। बनारस अगर हम गए हैं तो ना तो हम सारनाथ जाते हैं, न रविदास घाट जाते हैं, हम नहीं जाते। अगर हम जाते तो शायद हमारी बात कुछ और बनती, लेकिन बात बनने के बजाय आजकल हमारी बात बिगड़ती हुई नजर आती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं अपने समाज में ही तमाम लोगों को मैंने देखा है कि जब वो थोड़ा सा खाने पीने, रहने पहनने की व्यवस्था हो जाती है, तो सबसे पहले उनके घर में देवी देवता की मूर्ति भी लग जाती है। तमाम ऐसे साथियों को मैंने देखा है, लेकिन वहीं पर कुछ तमाम साथी ऐसे हैं कि जो इनके बताए, जब मानवर रविदास जी पैदा हुए थे, उस समय छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव इतना ज्यादा चरम पे था कि जो भी अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि छूना भी उस समय पाप था। लेकिन धन्य है रविदास जी, आप अपने ज्ञान के बदौलत। मीराबाई कौन थी? शिष्या थी। मीराबाई कौन थी? इनकी की शिष्या थी। बड़ा विरोध हुआ कि ये तो समर कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के एक शूद्र के हाथ
सूर्य की शिक्षा ले रही हैं, तो ज्ञान किसी के बदौलत नहीं है। अगर ये ज्ञानी थे, महापुरुष थे, तो मीरा जी ने इनसे शिक्षा लिया। ऐसे नहीं बनारस के राजा ने इनको संत शिरोमणि की बात दी। उस कहानी को तो बहुत से लोग जानते हैं। जब वो पत्थर की मूर्ति और लकड़ी की मूर्ति कराने की बात हो तो आप सभी अधिकांश लोग जानते हैं। जब लकड़ी की मूर्ति डूब जाती है और रविदास जी द्वारा तैराई हुई पत्थर की मूर्ति तैर जाती है, तब बनारस के राजा ने संत शिरोमणि की उपाधि देने का काम किया था। हम इनके वंशज हैं, हम इनके वंशज हैं। अगर हम इनके वंशज हैं, ये हमारे दादा परदादा परदादा के दादा, अरे भाई 800 साल थोड़ी होता है। आजकल तो 60 70 साल 80 साल जाते जाते सब लोग चले जाते हैं। सोचिए, आज भी तमाम जलालत आपको चौराहों पर, गांवों में, बाजारों में तमाम झेलनी पड़ती होगी। और 800 साल पहले क्या रहा होगा? गौतम बुद्ध जी तो 2500 साल पहले रहे। कबीर साहब इनके समकक्ष रहे। और हम तो ये सोचते हैं, आज भाजपा की सरकार है, अगर ये महापुरुष आज होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन लोगों को जेल में जरूर डाल देते। जो चौपाई, जो दोहा, जो बातें 800 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले हमारे महापुरुषों ने कहा था, अगर वो बात आज कोई कह दे तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी और योगी जी उस आदमी को जेल डलवा देंगे और उस आदमी का घर द्वार जो है बुलडोजर लगा के गिरा देंगे। दोस्तों, मुझे एक चीज ये कहना था, ये माँ बहनें बैठी हैं, थोड़ा आप लोग भी पूजा पाठ आडंबर से निकल करके बच्चों को थोड़ा आगे की शिक्षा देने का काम करेंगे, सबसे बड़ा योगदान है। एक कहावत मैंने एक दिन एक दीवार पे लिखा देखा था, पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। ये कुछ कुछ दीवारों पर कभी कभी देखने को मैं पाया था, वो मुझे याद है। तो शिक्षा, ये पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, लेकिन इतने ज्ञानी और इतने विद्वान थे कि आज इनकी कही हुई एक लाइन पर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान में लोग पीएचडी कर रहे हैं। जो बात आज के 700 साल 800 साल बाद संत शिरोमणि रविदास जी कह गए, उस पर आज पीएचडी हो रहे हैं लोग। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, विदेशों में आज उस पर पीएचडी कर रहे हैं, उस पर शोध चल रहा है, उस पर क्लासें चलती हैं। बड़ी मोटी मोटी है कि एक लाइन पे बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी। तो साथियों, हम लोग तो ऐसे संतों के वंशज हैं, तो हम लोगों को अपने समाज, जो आज स्थिति हमारी बन रही है, जिस तरह से आज हमारी शिक्षा छीनी जा रही है, जिस तरह से आज बेरोजगार हमारे बच्चों को किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने लगने, पीएचडी करने के बाद, बीकॉम एमकॉम करने के बाद, बीटेक एमटेक करने के बाद जिस तरह से हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और जिस तरह से सरकारी साजिश के तहत आउटसोर्सिंग के जरिए, आउटसोर्सिंग में आरक्षण होता नहीं, आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां करनी है, और जिस तरह से सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिले, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अभी इतना खेती बाड़ी धन दौलत नहीं होता है। कांशीराम साहब ने इसी तो 3 चीजों की लड़ाई लड़ने की बात की। पहला उन्होंने कहा कि सामाजिक लड़ाई, फिर आर्थिक लड़ाई, और जब साहब ने लगभग 10 साल सामाजिक और आर्थिक लड़ाई को चलाते हुए देखा, तब माननीय कांशीराम साहब के समझ में आया कि बिना राजनीतिक लड़ाई के ये सामाजिक और आर्थिक लड़ाई बेमानी होगी, इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे।
बानसेठ के बाद DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम मानवर कांशीराम साहब ने किया। और जब मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया तो दूसरे दलों के नेता और लोग कहते थे पार्टी के लिए बना लिया लेकिन इनके विधायक नहीं होंगे। और जब बहुजन समाज पार्टी से विधायक हो गए, कहे विधायक तो हो गए लेकिन इनकी सरकार नहीं होगी। और जब सरकार विधायक के बाद जब माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और आप लोगों ने एक नारा दे दिया, आप लोगों ने एक नारा दिया, यूपी ही हमारी है अब दिल्ली की बारी है। यही खतरा हो गया, असली खतरा यही हो गया। जबकि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में, अपने शासन में, अपने सत्ता में वर्गों के लिए क्या नहीं किया, पिछड़े वर्गों के लिए क्या नहीं किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का अगर किसी नेता ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती। पिछड़े वर्गों के बच्चों को वजीफा देने का काम अगर किसी ने शुरू किया तो बहन कुमारी मायावती थी। पिछड़े वर्गों के मंडल कमीशन लागू करो, मानवर कांशीराम साहब ने पूरे देश, उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में धरना प्रदर्शन करके एक आंदोलन चलाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और जब मानवर कांशीराम साहब ने यह नारा लगाया, इसके बाद में बीपी सिंह के सरकार को समर्थन के एवज में मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के भारत रत्न और पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन इनको लागू करने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग आज भी नहीं समझा। और जब आपने यह नारा लगाया कि यूपी ही हमारी है अब दिल्ली की बारी है, तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिनको हमारे अच्छे कपड़े, हमारे अच्छे गाड़ी, अच्छा घोड़ा, अच्छा हमारा रहन, अच्छा रहन सहन, हमारा घर जिनको नहीं देखा जाता, उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, RSS के लोगों ने साजिश के तहत इसी बहुजन समाज पार्टी में जो बैकग्राउंड के अच्छे नेता थे उनको लालच देकर तोड़कर अलग हो गए और उनको 2-4-10 करोड़ रुपया देकर के उनसे पार्टी बना दिए। और पार्टी बनाने के बाद अब वह हर बिरादरी की अलग अलग पार्टी के रूप में काम करने लगे और नतीजा यह हो गया कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन ये बात दोस्तों, साथियों, हमको आपको ये पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर के बताना होगा, उनको समझाना होगा कि हमारा और आपका हक बराबर मारा जा रहा है। आज कुछ लोग सूर्य बनने के लिए तैयार है। जब बाबा साहब ज्योतिराज हुए, पेरियारी रामास्वामी नायकर, कबीर साहब, रविदास जी जब ये कहते थे कि तुम हो सूर्य हो तो नहीं मानते थे, लेकिन आज जब अपने मंदिर में नहीं घुसने पाए तब उनको ख्याल आया कि हम भी सूर्य हैं। तो धर्म में मत रहिए। उनके ये सूर्य सबर की बात मैं नहीं करता हूं, मैं तो बात करता हूं कि महंगाई की बात करता हूं, बेरोजगारी की बात करता हूं, शिक्षा की बात करता हूं, स्वास्थ्य की बात करता हूं। हमें लड़ाई अगर लड़ना है किसी जात के खिलाफ नहीं है, हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, हम किसी व्यवस्था के खिलाफ तो हम हैं। हम लड़ाई अगर हमारी है तो वो हमारी लड़ाई है महंगाई की, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, जो अशिक्षा फैलाई जा रही उसके खिलाफ है, अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ है, अब पाखंड जो फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ है। तो साथियों, तमाम बातें हैं, मैं फिर कभी आप सबके बीच में आऊंगा, फिर हमारी आपकी आपस में बात होगी। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में अपना सिर झुकाता हूं, उनको पुष्प अर्पित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर से, काफी देर से आए हैं, मीटिंग में बैठे हैं, आज इस जयंती कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भीम, जय भारत,
जय श्री कृष्ण।